प्यार एक बहुत ही अच्छा इमोशन है। जब भी हम प्यार शब्द सुनते हैं तो एक अलग ही किस्म की वाइब फील होती है और लगता है कि पॉजिटिविटी जो है वो हमारे आसपास आ गई है। लेकिन ये प्यार जो है ना, इसने कई जिंदगियों को भी बर्बाद किया है और इससे कोई भी शख्स मुंह नहीं फेर सकता। एक कहावत आप लोगों ने हमेशा सुनी होगी कि किसी भी चीज की अति, किसी भी चीज का ज्यादा होना घातक साबित होता है, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो। अब प्यार ज्यादा अगर किसी से है तो वो घातक कैसे है? वो घातक इसलिए है अगर प्यार ऑब्सेशन में बदल जाए। और दिक्कत पता है क्या होती है? आपको पता ही नहीं चलता कि प्यार कब ऑब्सेशन में बदल चुका है। आपके लिए वो प्यार ही है, लेकिन दूसरों के लिए और समाज के लिए वो एक ऑब्सेशन है। आज की कहानी भी एक प्यार से ही रिलेटेड है कि किस तरीके से एक शख्स को दूसरे शख्स से इतना गहरा लगाव था जिसके चलते उसे सही और गलत की सीमा का कुछ अंदाजा ही नहीं रहा और इसके अंदर बलि का बकरा बन गई एक भोली भाली सी लड़की जो अपनी जिंदगी में वैसे ही जूझ रही थी और इस झंझाल के चक्कर में वो और फंसती चली गई। ये स्टोरी है बेसिकली रितिका की। वो एक बार गोवा गई थी छुट्टियां मनाने के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन वहां पर उनकी मुलाकात एक 6 साल के बच्चे से हो जाती है और वो 6 साल का बच्चा उनके लिए कितना घातक साबित होने वाला था, इसका दूर दूर तक उनको कोई अंदाजा नहीं था। तो पूरी स्टोरी क्या है ये मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। रितिका गोवा जाती है छुट्टियां मनाने के लिए। इससे पहले मैं रितिका की बात करूं, थोड़ा सा उनके पास्ट के बारे में जानना जरूरी है। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन पास्ट उनका बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टोरी उसी तरीके से आगे बढ़ेगी। रितिका की शादी हुई थी 22 जनवरी 2015 को और वो बेसिकली यहाँ पर बेंगलोर से बिलोंग करती थी और वहीं पर किसी आईटी सेक्टर में काम करने वाले शख्स से उन्होंने शादी कर ली थी। लव मैरिज थी ये, प्यार बहुत था। लेकिन शादी के बाद में कहते हैं ना कि इंसान की असली फितरत, उसके असली तेवर नजर आने शुरू हो जाते हैं कि कौन कितना पानी में है। वही कुछ होना शुरू हुआ यहाँ पे राहुल के साथ में। राहुल जो शादी से पहले तक बहुत अच्छा लड़का था, रितिका की खूब केयर करता था, घुमाता था, फिराता था और जीने मरने की कस्में वादे खाया करता था। शादी के बाद से वो कंप्लीटली बदल चुका था। उसके अंदर एक चेंज ये था कि वो लगातार रितिका को प्रेशराइज करता था कि हमें एक बेबी करना है। ऑन द अदर हैंड रितिका जो थी वो ऐसी थी, वो कहती थी कि भाई मुझे पहले अपने करियर पे फोकस करना है और उसी के बाद मैं इधर कोई बेबी प्लान कर सकती हूँ। लेकिन राहुल के सामने उनकी ज़्यादा नहीं चली और 2 साल के बाद में वो यहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाती है। रितिका प्रेग्नेंट तो थी ही और इसी के साथ में उनकी जो जॉब थी उसमें उनको इतनी लीव नहीं मिल रही थी और जो प्रेगनेंसी थी वो अर्ली स्टेजेस पर ही थी। तो इधर जो रितिका थी वो काम किया करती थी। राहुल कहीं ना कहीं उन्हें टोकते ज़रूर थे, बट रितिका उनकी बात को सीरियसली नहीं लेती थी। एक दिन उनका यहाँ पे मिसकैरेज हो जाता है, पैर फिसल जाता है रितिका का और वो सीधा पेट के बल ज़मीन पे गिरती है। जो बच्चा था डेफिनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं आ सकता था। रितिका थोड़ी उदास होती है, लेकिन इसी के साथ में 1 साल के बाद में दोबारा से वो इधर प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दोबारा से किसी हालात के चलते उनका मिसकैरेज हो जाता है। शायद से वो इधर बच्चे को अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी, उनकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी, बट राहुल लगातार प्रेशराइज किए जा रहा था। रितिका ने बस ये सोचा कि मैं राहुल को बोल दूंगी कि ये सब कुछ मेरे से नहीं होगा, बट राहुल जिद करे जा रहा था और रितिका एक बार फिर से बेबी के बारे में प्लान करती है। तीसरी बार भी उनका मिसकैरेज हो जाता है और उनकी कोई गलती नहीं थी।
डॉक्टर्स के पास जब लेकर के जाया जाता है, डॉक्टर्स उन्हें कह देते हैं आपका इतनी बार मिसकैरेज हो चुका है, आप कभी भी माँ नहीं बन सकती, और जो राहुल हैं वो कभी फादर नहीं बन सकते। इस वक्त पर जहां पर राहुल को उन्हें इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए था, वो उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। आपने सुना होगा कि ऐसी औरतों को बांझ कहा जाता है कि तुम जो है बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। राहुल इस तरीके की बातें किया करते थे और रितिका को खूब जलील करते थे। रितिका जो थी, उन्होंने राहुल से तलाक ले लिया, वो राहुल से अलग रहने लगी। रितिका के प्रोफेशन के बारे में भी बात करना जरूरी है। वो एक हिप्नोटिस्ट थी बाय हॉबी। हिप्नोटिस्ट कौन होता है? आपने देखा होगा, वो लोग होते हैं जो इधर पेंडुलम को हिलाते हैं, पिक्चरों में देखा होगा, और लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते हैं। उसकी कला पता थी रितिका को कि किसी को हिप्नोटाइज कैसे करना है और कौन आदमी आपको कब हिप्नोटाइज करने वाला है, ये भी रितिका को पता था। तो बचपन से ही उनकी ये आदत रही थी कि जब वो मेले वगैरह में जाया करती थी तो कोई भी बाबा वगैरह जो होते हैं, 10 रुपए लेकर के भविष्य बताने वाले बाबा वगैरह होते हैं, इनके जंजालों में वो फंसती नहीं थी, क्योंकि उन्हें बचपन से ही कह सकते हैं कि एक गॉड गिफ्ट था, हिप्नोटिज्म में माहिर थी। ऑन द अदर हैंड प्रोफेशनल फ्रंट पे उनका करियर था एज अ कंप्यूटर इंजीनियर। रितिका की जिंदगी अच्छी तो बिल्कुल नहीं चल रही थी, और जो उनकी जिंदगी में हुआ था वो स्ट्रेस के चलते ही हुआ था, कहीं ना कहीं वो जानती थी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा बेंगलोर से मैं छुट्टी लेती हूँ, कुछ दिन के लिए गोवा घूमने के लिए जाती हूँ। गोवा चली गई। गोवा में उनकी दोस्त थी रूही, जो उनके कॉलेज में पढ़ा करती थी। तो रूही जो थी वो बेसिकली गोवा की ही थी, और उन्होंने सोचा कि इधर जो है मैं थोड़ा बहुत जो है घूम फिर लूँगी और कहीं पर होटल वगैरह ले लूँगी। वो इधर रूही से भी मिलती हैं और ऐसी नॉर्मल बातचीत होती है। एक बार की बात है, इधर रितिका बीच पर घूम रही थी, गोवा में जो बीच है वहां पे वो घूम रही थी। अचानक से वो एक 6 साल के बच्चे को देखती है। वो बच्चा यहाँ पे गुब्बारे बेच रहा था। कमाल की बात उसकी मैं बता दूं उस बच्चे की, कि उसके कपड़ों को देख करके ये चीज नहीं लग रही थी कि ये एक्सट्रीम गरीब है या एक्सट्रीम पॉवर्टी का शिकार है। ऐसा नहीं था। कपड़े उसके नॉर्मल थे, जैसे हम सभी लोग पहनते हैं वैसे कपड़े थे, लेकिन वो गुब्बारे बेच रहा था। और गुब्बारे वो जो बेच रहा था, उसके आसपास बहुत भीड़ थी। उसे कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं, कस्टमर खुद चलकर उसके पास आते थे। वो चिल्लाता भी नहीं था कि गुब्बारे ले लो, लेकिन लोग उसके पास आते थे। रितिका बीच पर ही बैठी थी और उन्होंने इस चीज को देखा, और देख करके उन्होंने इस चीज को अनदेखा सा कर दिया कि क्या पता ऐसा ही हो, लोग बच्चे पर दया कर रहे हो और उससे गुब्बारे ले रहे हो। लेकिन लगातार जो लोग थे वो उस बच्चे की तरफ खींचते हुए जा रहे थे, जैसे लोहे की तरफ कैसे मैग्नेट खींचती हुई चली जाती है। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, मतलब ऐसा तो नहीं, लेकिन ये जरूर कि लोग अगर उस बच्चे के आसपास से गुजरे तो उसके पास जरूर जाएंगे, गुब्बारे ले या चाहे ना ले, लेकिन जरूर जाएंगे उसके पास ही। ये चीज रितिका को थोड़ी सी खटकी। रितिका पास गई, पास जाकर के देखा बच्चे ने जूते पहन रखे थे सफेद रंग के, इधर छोटी सी निक्कर और एक टी शर्ट थी। बाल उसके बिल्कुल सेट थे, जैसे एक अच्छे घर का बच्चा हो। बोलने की भी तमीज थी, चिल्ला नहीं रहा था, तमीज से लोगों को गुब्बारे बेच रहा था, पैसे ले रहा था। रितिका ने ये चीज देखी और अब वो देखती है कि उस बच्चे के पास में सिर्फ एक ही गुब्बारा रह गया था। शाम का वक्त था, लोग जो थे इस वक्त पर कम आना शुरू हो चुके थे बीच पर, और कुछ 7 साढ़े 7 बज चुके थे, तो लोग अपने घर चले गए थे और अंधेरा हो चुका था। इसी वक्त पर रितिका उसके पास में जाती है, घुटनों पर बैठती हैं और उस बच्चे की आंखों में देखती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उस बच्चे के साथ में पता है क्या थी, कि अगर आप उसकी आंखों में देखो तो वो आपको हिप्नोटाइज करते हैं। 6 साल का बच्चा जिसको दुनिया के बारे में कोई समझ नहीं है, उसमें यह काबिलियत थी कि वो आपको हिप्नोटाइज कर सकता है। हॉबी से जो थी वो इस तरीके की चीजों को जानती थी कि हिप्नोटिज्म किस तरीके से होता है। तो उन्होंने उस बच्चे को देखा और कहा, बेटा ये कला तुमने कहां से सीखी?
तुम्हारी आंखों में जादू है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तो बहुत अजीब बात है कि तुम लोगों को इस तरीके से गुब्बारे बेच देते हो। उसने कहा, आपका क्या मतलब? कहा कि बेटा, तुम्हारे पास में इधर जो है हिप्नोटाइज करने की क्षमता है। हिप्नोटाइज का उसको मतलब नहीं पता था। उसने कहा मतलब? तो उन्होंने उसको बताया कि हिप्नोटिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, इस तरीके से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। बच्चे को उनकी बातें कुछ समझ में नहीं आई और बस थोड़ी बहुत उनकी कॉन्वर्सेशन हुई और इतने में रितिका को दिखता है कि पीछे से एक आदमी उस बच्चे का नाम चिल्लाता है, करण, घर नहीं आना क्या? चलो बेटा। रितिका देखती है और अंधेरे में वो इंसान दिख नहीं रहा था। रितिका चली जाती है, करण बाय करके वहां से चला जाता है। अगले दिन भी रितिका उस बच्चे के बारे में ही सोच रही थी और सोचती है कि चलो गोवा के बीच पर जाकर के देखा जाए कि वो बच्चा मिलेगा या नहीं। वो वहां पर गई एंड वो बच्चा वहां पर था। आज भी गुब्बारे बेच रहा था और लोगों ने उसके गुब्बारे खरीद लिए। शाम के कुछ 7 साढ़े 7 बज रहे थे। उसका घर जाने का वक्त था ही। 6 गुब्बारे उसके पास में अभी भी पड़े हुए थे जो वो शायद घर लेकर के ही जाता। इतने में वो रितिका को यहाँ पर देखता है और कहता है, दीदी बैलून ले लो ना, देखो ना मेरे बलून आज बिके नहीं है, आप बलून ले लो ना मुझसे। रितिका आती है और कहती है, भाई तुम इतने प्यारे हो और तुम तो जादूगर हो और जादूगर को कोई कैसे मना कर सकता है। मैं ज़रूर बेटा तुम्हारे सारे गुब्बारे लूँगी और तुम्हारे अंदर एक अलग ही किस्म का जादू है, तो बेटा मैं तो तुम्हारे गुब्बारे लूँगी और तुम जैसे नन्हे शैतान को कोई कैसे मना कर सकता है। और तुम्हें तो मना करने का मतलब है अपने दिल को दुखाना और तुम जैसे नन्हे जादूगर आजकल मिलते ही कहाँ हैं। रितिका ने 6 के 6 गुब्बारे ले लिए। बच्चा खुशी खुशी फिर से वो फादर फिगर टाइप जो उनको दूर से दिखाई देती थी उसके साथ में वो चला गया। ये शब्द जो मैंने अभी बोले, शायद आपने ध्यान दिया होगा इस पर या नहीं उतनी गौर से। मैंने इधर एक शब्द बोला, नन्हा शैतान। ये शब्द रितिका के लिए कितने महंगे पड़ने वाले थे ना, इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। उनकी कोई गलती नहीं है। क्या कोई हंसते खेलते किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता? उन्होंने एक पॉजिटिव स्पिरिट में ही इस बात को बोला था, लेकिन ये चीज उनकी जिंदगी में एक तूफान लाने वाली थी, बहुत ही भयानक तूफान। रितिका अपने होटल में जाती है। गुब्बारों से खेलने की उम्र तो थी नहीं उनकी, 29 साल की वो थी ही। उन्होंने गुब्बारों को एक कोने में रख दिया और चुपचाप अपने बेड पर बैठ गई और उस बच्चे के बारे में ही सोचने लगी। आज उन्हें उस रूम के अंदर कुछ अलग ही किस्म की फीलिंग आ रही थी, जैसे उस रूम के अंदर कोई मौजूद हो। रूही तो थी नहीं, रूही तो अपने घर पे थी। रितिका अकेली थी वहां पर, लेकिन किसी की मौजूदगी थी, ये बात पक्की है। वो दिख नहीं रहा था, लेकिन वो शख्स वहां मौजूद था। रितिका इस चीज को फील कर पा रही थी। उन्होंने सोचा, शायद मेरे मन का वहम है और मैं कुछ ज्यादा ही उस बच्चे के बारे में सोच रही हूँ। जिंदगी भी काफी स्ट्रेसफुल रही है, तो मुझे नहीं सोचना चाहिए। रात करीबन 1 या 1:30 बजे उन्हें अचानक से एक गुब्बारे की फूटने की आवाज सुनाई देती है। बूम! अचानक से आवाज हुई कैसे? अचानक से आवाज हुई कैसे? पंखा उन्होंने नहीं चलाया था, एसी चल रहा था, कोई भी वहां पर नौकीली चीज मौजूद नहीं थी। रितिका ने गुब्बारा फोड़ा नहीं था। गुब्बारा फूटा तो फूटा कैसे? हवा भी कम नहीं थी, कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ। रितिका को लगता है ये हुआ कैसे? अब सिर्फ 5-6 गुब्बारे बचे थे। अचानक से फिर से एक गुब्बारे के फूटने की आवाज आती। रितिका इस वक्त पर डर चुकी थी कि जरूर यहाँ पे कोई मौजूद है। उन्होंने अंधेरे में ही इधर स्विच बोर्ड पर हाथ मारा और लाइट को जलाया। और कौन है? उन्हें किसी की सांस लेने की आवाज साफ महसूस हो रही थी। और इसकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। और जैसे ही वो 6 के 6 गुब्बारे इधर फूट जाते हैं, रितिका अपने कानों पर हाथ लगा लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी।
ऐसी चीज उन्होंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करी थी। अब वो इधर कानों पर हाथ लगाए आंखें बंद करके इस चीज के बारे में सोच ही रही थी कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन इतने में ही उनको एक आवाज सुनाई देती है। शैतान दिखता है तुझे? वो जरा सा बच्चा तुझे शैतान दिखता है? तूने अभी तक शैतान देखा ही कहाँ है। तू देख तेरा मैं क्या हाल करती हूं। ये आवाज रितिका को सुनाई दी थी। रितिका डर गई थी और किसी तरीके से उन्होंने ये रात अपनी काटी। बाकी उस रात में कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन वो गुस्से में वापस से गोवा बीच जाती हैं। उस बच्चे की तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्या किया था कल तुमने मेरे साथ? तुमने कल मेरे साथ क्या किया? कौन थी वो औरत जिसकी आवाज मुझे यहां पर परेशान कर रही थी? क्या था उन गुब्बारों में? क्या है तुम्हारी आंखों में? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूं। तुम लोग पैसे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। बच्चा बहुत सहम गया था और रितिका इससे ज्यादा उस बच्चे को डांट भी नहीं सकती थी। आसपास लोग भी थे, लोग भी इधर रितिका की तरफ ही देख रहे थे और रितिका को थोड़ी सी इधर शर्मिंदगी महसूस जरूर हुई और वो वहां से जा रही थी। बच्चा जो था वो यहाँ पर रोना स्टार्ट कर चुका था और बच्चा बस यही कह रहा था, मुझे क्या पता दीदी, दीदी मुझे नहीं पता, आप ऐसे क्यों बोल रही हो, मुझे कि नहीं पता। बच्चा तो बस यही बात बोल रहा था। रितिका को कुछ समझ नहीं आया था और रितिका वहां से चली गई। अचानक से उन्हें अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है, आज तूने सारी हदों को पार कर दिया। कल तुझे मैंने सिर्फ चेतावनी दी थी। सोचा था कि तुझे जान से नहीं मारूंगी, लेकिन अब तू चाहे भी ना तब भी तेरी मौत टल नहीं सकती। तूने यहाँ पे बहुत गलत किया है। इतना ही उन्हें यहाँ पे सुनाई देता है और वो यहाँ पर भागी भागी मेन रोड पर आ जाती हैं। जैसे ही वो मेन रोड पर आती हैं, सामने उन्हें अपने एक साया खड़ा हुआ नजर आता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वो चीज है तो है क्या। उस साए ने उनका गला पकड़ा। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका गला पकड़ा और गला दबाने की कोशिश वो कर रहा था। रितिका छटपटा रही थी और अचानक से रितिका यहाँ पर मेन रोड पर जाकर के गिर जाती है। इतने में सामने से एक ट्रक आ रहा था। वो ट्रक ड्राइवर जो था वो काफ़ी डिस्टेंस पे था और उसने अपने ट्रक को मोड़ लिया, जिसके चलते रितिका की यहाँ पर जान बच गई। नहीं तो रितिका शायद आज मर ही जाती। इसके बाद में उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ में ये हुआ क्या। उनका एक्सीडेंट होते होते बचा था, मरते मरते वो बची थी यहाँ पे। वो चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे अपने होटल के कमरे में आकर के बैठ जाती हैं। वो इसी चीज को सोच रही थी कि अचानक से वो ये देखती हैं कि वो अपने जो पेरेंट्स की तस्वीर यहाँ पर लेकर के आई थी वो टूटी पड़ी थी। वो कभी भी अपने पेरेंट्स की तस्वीर के बगैर नहीं चलती थी। उन्हें बहुत प्यार था और वो तस्वीर टूटी हुई थी। इसी के साथ में उस तस्वीर के अंदर जो रितिका थी, उनका चेहरा यहाँ पे पूरी तरह से खरोचा हुआ था। और इसी के साथ में कमाल की बात यह है कि उनकी फोटो पर लिखा हुआ था मौत। उनके पेरेंट्स के ऊपर नहीं, उनके ऊपर मौत। रितिका बहुत डर गई कि उनके साथ में क्या हुआ। वो नीचे जाती हैं, मैनेजर पे जाकर के कंप्लेंट करती हैं, चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि इस होटल के अंदर आखिर चल क्या रहा है और ये सब कुछ क्या है। मेरे कमरे के अंदर मेरी परमिशन के बिना किसी की घुसने की हिम्मत हुई तो हुई कैसे। उन्होंने कहा मैम शांत हो जाइए, मैं चलता हूं आपके साथ, आप बताइए। रितिका चिल्लाए ही जा रही थी। अंदर जाकर के वो जब मैनेजर देखता है तो देखता है कि सारा सामान वैसे का वैसे ही। तस्वीर जो थी जिसके बारे में वो बात कर रही थी वो तस्वीर गायब थी। ऐसा नहीं था कि उस तस्वीर के ऊपर सब कुछ ठीक था, नहीं, तस्वीर ही गायब थी। रितिका ने कहा देखा आपने, मैंने कहा था ना
मेरी तस्वीर गायब है। उन्होंने कहा मैम हमने कोई तस्वीर देखी ही नहीं, हम कैसे मान ले, रूम वैसे का वैसा ही है जैसा आपने छोड़ा था, और ये जो की है ये मेरे पास में ही है, और मैं किसी के कमरे में क्यों ताक झाक करूँगा, हम लोगों ने आपके रूम में दखलंदाजी नहीं करी। रितिका इसी बारे में सोच रही थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस चीज़ को डाइजेस्ट कैसे करें। खैर उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में कल रूही से बात करूंगी। वो यहाँ पर शांति से सो रही थी और सोते सोते अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें स्लीप पैरालिसिस हो गया है। अगर आपको स्लीप पैरालिसिस के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके अंदर इंसान आधा जागा हुआ और आधा सोया हुआ होता है। मतलब बेसिकली इंसान जो होता है वो जाग तो चुका होता है बट उसका ब्रेन कंप्लीटली एक्टिव नहीं होता, जिसके चलते इंसान जो होता है अपने हाथ पैरों को मूव नहीं कर पाता। और इसी के साथ साथ कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि कोई घोस्टली फिगर उनकी तरफ है और उनको देख रही है या फिर उनके ऊपर बैठी हुई है। ऐसा रितिका को लग रहा था। अब ऑलरेडी रितिका हिप्नोटिज्म वगैरह में काफ़ी एक्टिव रहती ही थी, तो वो इसको सिर्फ एक मेंटल प्रॉब्लम समझ करके ही छोड़ दिया करती थी। कोई ये बड़ा इशू होता भी नहीं है। हर किसी ने लगभग अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस किया ही होता है। रितिका इस चीज़ को फील ही कर रही थी कि उन्हें स्लीप पैरालिसिस हो चुका है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती हैं वो अपनी आंखें नहीं खोल पाती, जैसे उनकी आंखों पर किसी ने हाथ रखा हो और ज़बरदस्ती उनकी आंखों को बंद करने की कोशिश कर रहा हो। अब स्लीप पैरालिसिस इसके अपोजिट होती है, उसमें आपकी आंखें खुल जाती हैं बट आपके हाथ पैर मूव नहीं कर पाते कुछ समय तक, कुछ यहाँ पर 1-2 मिनट तक हाथ पैर मूव नहीं कर पाते। उनकी तो आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। इसी के साथ उन्हें लगता है कि किसी ने उनके हाथ पैरों को यहाँ पे बांध दिया है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी आंखों को खोलती हैं और उस रात वो यहाँ पर नाइट लैंप जला करके ही सोई थी ताकि उन्हें डर ना लगे। अंधेरे से थोड़ा सा डर लगता था उन्हें। उन्होंने आंखें जब खोली तो वहां पर उन्हें एक बहुत ही भयानक औरत अपनी छाती पर बैठी हुई दिखाई दी। और वो कोई ऐसी फिगर नहीं थी जिसे ब्रेन अपने आप बना ले। उस औरत के जो कपड़े थे वो यहाँ पर हरे कलर के थे। जूड़ा उसने बांध रखा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था रितिका के लिए कि कितना भयानक गुस्सा उसकी आंखों में है। वो यहाँ पर रितिका की आंखों में देखती है और बड़े ही गुस्से से उनकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, शैतान दिखता है तुझे, वो उसकी बेइज्जती करेगी तू। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू उसे 4 लोगों के सामने रुलाएगी। तुझे क्या लगा मेरे बच्चे की तू बेइज्जती करती चली जाएगी और मैं सहन करती चली जाऊंगी? मेरा बच्चा है वो, उसके लिए मैं तेरी जान भी ले सकती हूँ। इतना ही वो बोलती है और इसी के साथ में वो औरत रितिका की छाती पर एक खींच करके मुक्का दे के मारती है, जिसके चलते रितिका एकदम से अपने होश में वापस आती है और उन्हें लगता है कि ये उनके साथ क्या हुआ। अभी भी वो यही सोच रही थी कि ये स्लीप पैरालिसिस ही है, लेकिन जब वो अपने हाथ पैरों की तरफ देखती हैं तो उनके हाथ पैर सचमुच बंधे हुए थे। और ये स्लीप पैरालिसिस की निशानी नहीं, क्योंकि ये या तो उन्होंने खुद बांधे थे या कोई और आकर के उन्हें बांध के गया। उन्होंने उन रस्सियों को खोला, किसी तरीके से खोलने की कोशिश करी, एक हाथ को बाहर निकाला और उसके बाद उसी हाथ से सारी रस्सियां खोल दी। रस्सियों के निशान उनकी बॉडी पर छप चुके थे। इतनी टाइटली उस रस्सी को यहाँ बांधा गया था कि जो ब्लड फ्लो है वो भी रुक गया था। रितिका जैसे ही अपने बेड से उठती हैं, वो यहाँ पर पानी पीने के लिए जा रही थी क्योंकि इतना कुछ उनके साथ में हो चुका था और एसी के अंदर भी उन्हें पसीने आ चुके थे। जैसे कोई इंसान तपती गर्मी में सूरज के नीचे सो जाए तो उसकी क्या हालत होगी, ऐसा ही समझ लीजिए कि पानी उनकी बॉडी में था ही नहीं, तो प्यास बहुत तेज लगी थी। वो यहाँ पर पानी पीने के लिए जा रही थी। बेड से जैसे ही वो उठी,
उन्हें यहाँ पर किसी ने पीछे से बहुत ही तेज धक्का दिया, जिसके चलते उनका सर सीधा कमरे के शीशे पे जाके लगा और जो शीशा था वो उनके गाल पे और उनके थोड़े फेस पे गड़ भी चुका था। ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन इसी के साथ साथ उन्हें अपने पीछे किसी की हंसी महसूस हुई थी, जैसे कोई औरत हंस रही हो और वो ये कहती है, अभी तो शुरुआत है, तू देख तेरा मैं क्या हश्र करती हूं। ये चीज उन्होंने साफ सुनी थी। रितिका समझ चुकी थी कि इसके जवाब जो हैं वो सिर्फ वो बच्चा ही दे सकता है। इसके बाद में उन्होंने सोचा कि कल रूही से मैं बात करूंगी और पूछूंगी उससे या उससे सलाह मशवरा करूंगी कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, और इसी के साथ साथ उन सारे सवालों के जवाब वो बच्चा ही दे सकता है। खैर, आप इतनी पेशेंस रखते हैं और मेरी हर एक वीडियो को देखते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। मुझे इतनी सुझाव देते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और इसके लिए मैं हमेशा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता आया हूँ और करता रहूँगा। खैर, इसके आगे क्या हुआ वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा, और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उस बच्चे की क्या हिस्ट्री थी। वो औरत ये क्यों कह रही थी कि तूने मेरे बच्चे की बेइज्जती कर दी और उसके लिए तूने ऐसा बोला, और आखिर वो बच्चा हिप्नोटिज्म कैसे परफॉर्म कर पाता था, जिसको हिप्नोटिज्म के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। और इसके साथ साथ उस बच्चे की जिंदगी इतनी अच्छी कैसे बीत रही थी। गुब्बारे बेचने के बावजूद भी उसकी जिंदगी काफ़ी अच्छी थी, अच्छे कपड़े पहनता था और अच्छा सा वो लड़का था। उस आदमी का क्या सीन था जो यहाँ पर कहता था, करण घर चलो। वो कौन था जिसे रितिका ने अंधेरे में 2 बार देखा ज़रूर था, लेकिन कभी उस शख्स से वो मिली नहीं थी। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा, तो कल तक का आप इंतज़ार ज़रूर कीजिए। और उम्मीद यही है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ उसे मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जा कर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ के साथ में आपके सामने रख सकूं जैसे आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। तो ये मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको यहाँ पर टाइप करने में प्रॉब्लम है तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी मेरे साथ आप साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।